गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 1 नई उषा इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ जो है कविता पाठ है और नई उषा कविता के कवि हैं श्री सत्यनारायण लाल जी। इस कविता में कवि ने आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित किया है। इस कविता में आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित किया है। दास्यता की कालिमा छट चुकी है। जब भारत जो था लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसके बाद में लंबे समय की गुलामी के बाद जब भारत को आज़ादी मिलती है, उसी दास्यता की कालिमा जो है छट चुकी है। दास्यता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नवयुवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। अतः आज़ादी की इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व कुछ और अधिक है। देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयत्नों को अनवरत गति देनी पड़ेगी। ऐसा जो है सत्यनारायण लाल जी जो इस कविता के कवि हैं, वो जो है लोगों को इस प्रकार का संदेश जो है दे रहे हैं। भारत बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और उस गुलामी के बाद में जब भारत को आज़ादी मिली तो ऐसे सुनहरे अवसर को हमें नहीं खोना चाहिए। उसका जिस तरह से हमारा भारत गुलाम था, तो इतने लंबे समय के बाद जब उसे आज़ादी मिली है, तो इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमको परिश्रम करना होगा। अपने देश के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए हमको प्रयत्नशील रहना होगा। तो आइए यहाँ पर कविता पढ़ते हैं, दी गई पंक्तियों को पढ़ते हैं और उनके भाव को समझते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। देखिए यहाँ पर कवि अब क्या कहना चाह रहे हैं, इस पंक्ति के भाव को हम समझते हैं। सर्वप्रथम इस पंक्ति का जो संदर्भ है, यह पाठ 1 नई उषा से लिया गया है और इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। तो यह इसका संदर्भ हुआ और इसका प्रसंग जो है, इसमें क्या कह रहा है, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। किसी चीज़ का संदेश दिया जा रहा है। क्या चीज़ का संदेश दिया जा रहा है? लोगों को जागृत कर रहा है ना। तो यहाँ पर कवि ने देश के नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया है। उनको जागृत कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, क्योंकि भारत लंबे समय की लंबे समय तक की पराधीनता के बाद में उसे आज़ादी मिली है, इसलिए लोगों को जागृत कर रहे हैं, है ना। इसलिए इसका प्रसंग क्या होगा कि कवि ने देश के नवयुवकों को जागरण का संदेश दिया है। अब इसकी व्याख्या होगी इस प्रकार से, कवि देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। तो कवि देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है। परतंत्रता की जो काल रात्रि थी, परतंत्रता रूपी जो रात्रि थी, वह अब जो है बीत चुकी है और स्वतंत्रता का नया प्रभात द्वार पर दस्तक दे रहा है। उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। परतंत्रता रूपी रात्रि जो है बीत चुकी है, स्वतंत्रता का नया प्रभात जो है द्वार पर दस्तक दे रहा है। चारों ओर उजाला फैल गया है। चारों ओर उजाला फैल गया है।
उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और कर्म में जुट जाओ। ठीक है, एक बार और बता दे रही हूँ। कवि देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब सोने का वक्त नहीं है, परतंत्रता रूपी रात्रि जो है बीत चुकी है, स्वतंत्रता का नया प्रभात द्वार पर दस्तक दे रहा है, चारों ओर उजाला फैल गया है। ऐसे में प्रत्येक दिशा यह संदेश दे रही है कि अब उठो और कर्म में जुट जाओ। अगली पंक्ति में देखते हैं। खिले कमल, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। यहाँ पर संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग यहाँ पर क्या है देखिए, इसमें किस बात पर जोर दिया जा रहा है। कवि जो है यहाँ पर नवयुवकों को जागने और प्रकृति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा, उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो यहाँ पर नवयुवकों को जागने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश जो है कवि के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसके अब भाव को देखते हैं। कवि कहते हैं कि खिले कमल अरुण, सूर्य के किरण के साथ कमल का फूल खिल गया है। खिले कमल अरुण, ठीक है। तो अरुण यानी यहाँ पर लाल होता है ना, अरुण का मतलब लाल होता है। तो जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें कैसी होती हैं, आकाश में लालिमा को लिए हुए निकलती हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि सूर्य के किरण के साथ कमल जो है खिल गया है। तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, तरुण यानी जवान होता है, सुबह मुस्कुरा करके नवयुवकों का स्वागत कर रही है। तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, प्रभात यानी सुबह होता है, तरुण यानी जवान, अर्थात यहाँ पर नवयुवकों को कह रहा है। तो सुबह मुस्कुरा कर नवयुवकों का स्वागत कर रही है। फिर क्या कह रहा है, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा, आकाश विकास के नए सपने संजोकर स्वागत कर रहा है, आकाश विकास के नए सपने संजो कर के स्वागत कर रहा है। फिर कवि क्या कह रहे हैं कि उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा। कवि कहते हैं कि उठो और बढ़े चलो, समीर यानी हवाएं, हवाएं शंख बजाकर विकास पथ दिखा रही हैं, हवाएं शंख बजा कर के विकास पथ दिखा रही हैं। भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। और क्या कह रहा है कि भविष्य हमारे सामने है, उसे सुखद बनाने के लिए आगे बढ़ो। भविष्य हमारे सामने है, उसे सुखद बनाने के लिए आगे बढ़ो। एक बार फिर से यहाँ पर इस पंक्ति के भाव को स्पष्ट कर दे रही हूँ। कवि कहते हैं कि सूर्य की किरण के साथ कमल का फूल जो है खिल गया है, सुबह मुस्कुराकर नवयुवकों का स्वागत कर रही है, आकाश विकास के नए सपने संजोकर स्वागत कर रहा है। कवि कहते हैं कि उठो और बढ़े चलो, हवाएं शंख बजाकर विकास पथ दिखा रही है, भविष्य हमारे सामने है, उसे सुखद बनाने के लिए आगे बढ़ो। अब इसमें विशेष बात क्या आ रही है कि कवि जो है नवयुवकों को विकास के नए पथ की ओर इंगित कर रहे हैं। ये इसकी विशेषता है, इस पंक्ति की विशेषता है। आगे की पंक्ति देखिए, उठो कि सींच श्वेत से करो धरा को उर्वरा, उठो कि सींच श्वेत से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा।
अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। इसका प्रसंग होगा, कवि जो है, कवि ने धरती की उर्वरा शक्ति एवं मेहनत के महत्व को यहाँ पर वर्णित किया है। कवि ने धरती की उर्वरा शक्ति एवं मेहनत के महत्व को यहाँ पर वर्णित किया है। और कैसे इसके भाव को देखिए, क्या कह रहे हैं। उठो उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा। कवि कहते हैं कि नवयुवकों को उत्साहित करते हुए, है ना, नवयुवकों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि उठो, अपनी मेहनत से निकले पसीने से इस धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ। अपने मेहनत से निकले पसीने से इस धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। यह धरती जो है सदा हरी भरी बनी रहे, जिससे यह धरती जो है सदा हरी भरी बनी रहे। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, तुम्हारे चरण बिना किसी भय के, अभय यानी कि बिना किसी भय के, निर्भीक बनकर सुविधाओं और कठिनाइयों, फूल और सूल का मतलब, यहाँ पर फूल का मतलब क्या हो रहा है, सुविधा, और सूल का मतलब कठिनाई। फूल और सुविधाओं और कठिनाइयों के में समान रूप से बढ़ते रहे। सुविधाओं और यहाँ पर कठिनाई में समान रूप से बढ़ते रहे। कि समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर, तुम्हारा स्नेह जो है धनिक पर और निर्धन पर समान रूप से प्रकट हो। किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का भेदभाव तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ना हो, है ना। जब यहाँ पर फूल और सूल का एक और अच्छे से यहाँ पर स्पष्ट कर दे रही हूँ। जैसे कि कोई धनवान व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति हर तरह से मतलब वह संपन्न है, उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, वो दुख को वह उतना उसको सामना नहीं करना पड़ता। वहीं पर जो गरीब व्यक्ति होता है उसे हर तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए फूल का तात्पर्य सुविधा को कह दिया गया है और सूल का मतलब कह दिया गया है कठिनाई को। तो जब हमारे पास में अगर हर प्रकार की सुविधा है या फिर हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में अगर हमको सुविधा भी मिल रही है और कठिनाई भी आ रहा है, तो उसको समान रूप से उसका सामना करना चाहिए और हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे चरण बिना किसी भय के, तुम्हारे चरण जो हैं बिना किसी भय के निर्भीक होकर के सुविधाओं और कठिनाइयों में समान रूप से बढ़ते रहे। कहीं पर भी कोई भी कठिनाई आती है तो कठिनाई को देख करके डरना नहीं है, उस कठिनाई का डट करके सामना करना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना है ना। तुम्हारा स्नेह जो है, तुम्हारा प्यार जो है स्वर्ण राशि धूल पर सभी के लिए समान हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, है ना। अमीर रहेगा तो भी उसके लिए वही प्रेम भाव होनी चाहिए, और कोई गरीब है, धूल मतलब कि गरीब व्यक्ति भी है तो उसके लिए भी वही भाव होना चाहिए जो एक अमीर व्यक्ति के लिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है तुम्हारे मन में ना हो, ऐसा जो है कवि के द्वारा यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है ना। तो आज हम इन पंक्तियों को पढ़े और इसके भाव को समझे हैं। अब आगे की जो पंक्तियाँ हैं, जो पंक्तियाँ बची हुई हैं, उसको हम अगली क्लास में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के सहित इसके भाव को अच्छे से समझेंगे। और आज की क्लास में मैं बस इतना ही बता रही हूँ, और इससे आगे की क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।